एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसको शुरू करने जा रहे हैं। आपकी मॉडर्न फिजिक्स की एक आप कहें कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला ये चैप्टर रहेगा, जिसके अंदर में हम आज स्टडी करेंगे एक्सरेज को लेकर। देखिए एक्सरेज आप लोगों ने देखा भी होगा प्रीवियस पेपर, जब आपने तो 2018 का जब एनालिसिस किया होगा तो काफी क्वेश्चन वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि आपको एक्सरे से रिलेटेड पूछे गए। तो क्या एक्सरेज होती हैं और कितने तरह की होती हैं, कैसे आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन ये बनेंगे, उन सब के बारे में आज चीजों को थोड़ा सा आपके सोचने का दायरा आज खोलने की कोशिश करते हैं। जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं लेकिन आप उनको भूले बैठे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात करें कि हमारे पास में एक्सरे जो होती है वो बनती कैसे है। देखो, एक आप लोगों को स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है। जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों से बात करी जाती है। तो मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब भी कोई चार्ज हमारे पास में अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो रेस्ट पोजीशन पर है तो वो हमारे पास में क्या जनरेट करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पहले पॉइंट तो ये आप लोगों ने ध्यान दिया। दूसरा, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे, तो जब ये अपनी पोजीशन से यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसके एक्सेलेरेशन जो हो, विदाउट एक्सेलेरेशन जब मूव करना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर में विदाउट एक्सेलेरेशन, तो वो वहां पर क्या जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट कर देता है। बी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही एक्सल जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ये एक एक्सेलेटेड मोशन करना शुरू कर देता है, तो एक्सेलेटेड मोशन होने के कारण यहां पर क्या हो जाता है, अलग तरह के एक फील्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ईएम फील्ड या ईएम वेव के नाम से भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ईएम वेव वहां पर जनरेट हो जाती है। अब ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं और एक्सरे जो उसके अंदर में कहां पर लाई करती है। तो देखो भाई, इसका हमारे पास में स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो कि रेडियो वेव है। सबसे पहले हमारे पास में रेडियो वेव आती है, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारे पास में माइक्रोवेव आती है। रेडियो वेव को माइक्रोवेव में डालोगे तो रेड हो जाती है, यानी कि इंफ्रारेड। ये मेरे पास में इंफ्रारेड रेडिएशन आएंगी, और जब इंफ्रारेड से निकलेंगे तो ये बन जाते हैं हमारे पास में विजिबल रीजन, जिसको हम विब्ग्योर के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे चलता है, VIBGYOR, कुछ इस तरह से चलता है। रेड पहले आएगा, लास्ट में हमारे पास में वायलेट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास क्या, रेड हो चुकी है। अब ये विब्ग्योर हो गया यानी कि विजिबल रीजन जो हम देख पा रहे हैं। फिर हमारे पास में आता है अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन जो इससे ऊपर वाला आएगा। और लास्ट इसके बाद में होती है हमारे पास में एक्सरेज आती हैं। और देन इसके बाद में आती है हमारे पास में गामा रेज के नाम से आप इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल कितने तरह के स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला रेडियो वेव। याद करने का तरीका, रेडियो वेव को माइक्रोवेव में डालोगे तो रेड हो जाएंगे, और वहां से हमारे पास में विब्ग्योर बन के आ जाएगा यूवी, एक्सरे एंड गामा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें स्टडी करनी होती है वो एक्सरे को लेकर करनी होती है। तो एक्सरे की सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी वेवलेंथ पता होना चाहिए। ये हमारे पास में होती है 0.1 एंगस्ट्रॉन। देखो एंगस्ट्रॉन की मैंने आप लोगों से बात करी थी, तो एंगस्ट्रॉन ही हम वेवलेंथ को ज्यादातर इसके कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। तो कई बार आप लोगों को नैनोमीटर के अंदर में भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉन आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है। आपको सारी कैलकुलेशन भी आगे की एंगस्ट्रॉन के अंदर में करनी है। 0.1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉन ये इसकी लिमिट होती है, यहां तक हमारे पास में ये मिलती है। अब बात करेंगे कि हमारे पास में कैसे जनरेट होती है, कैसे इनको हमारे पास में लेके आता है, और कितने इसकी टाइप्स होती है, और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि जैसे जैसे हम इस फील्ड में इस तरफ में जाएंगे, तो हमारे पास में जो वेवलेंथ होती है, यानी कि वेवलेंथ उसकी क्या होगी, डिक्रीज होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस पॉइंट पर इंक्रीज होती चली जाती है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरे पास में होती है जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम आगे की तरफ में जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो मैक्सिमम यहाँ पर रहेगी और मिनिमम किसकी रहेगी, गामा रेज की रहेगी। और यहाँ पर एक्स रेज। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे पास में किसकी रहने वाली है, यहाँ पर गामा रेज के आप लोगों के पास में रहेगी। अब हमें जो स्टडी करना है वो एक्सरे को यहाँ से उठाएंगे, और एक्सरे को धीरे धीरे हम इसकी स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या होता है कि जो हमारे पास में एक्सरेज होती है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर जानकारी होगी कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होती है, बहुत हाई होती है। यहां से आप देख पा रहे हैं। अब क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है और कम इसकी जो हमारे पास में वेवलेंथ है, तो इसके पास में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्या होगा, फोटोन जो होगा इसका, उसके पास में बहुत ज्यादा हमारे पास में एनर्जी रहने वाली है। जो एक्सरेज रहेंगी उनके पास में बहुत ज्यादा उसकी पावर रहेगी। और जिसके कारण हमारे क्या होती है, जो हमारा मांस होता है, जो हमारी हड्डियों, फिर जब हम जाते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर में हमारा एक्सरे वगैरह करवाने, तो क्या करता है, एक्सरे छोड़ेंगे, आप उनको देख नहीं सकते क्योंकि हमारे विजिबल रीजन में नहीं आ रही है। तो ये एक्सरे क्या करेंगी, जाएंगी, इनके पास में क्या फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो जो हमारा फ्लैश होता है, मांस होता है, उसके अंदर से क्रॉस ओवर हो जाती है। लेकिन हड्डियों से क्या होती है, वो क्रॉस नहीं हो सकती, तो उसकी हमारे पास में इमेज पीछे की टाइप में बन जाती है। तो वहां से हम अपनी जो बोन्स होती है उनके वहां पर इमेज ले लेते हैं।
तो यही काम होता है हमारे पास में एक्सरेज का। पूछ लिया जाए कि क्यों हम इनसे अपनी जो इमेज ले पाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है, और जो इनको ले जा रहा होगा, जो फोटोन होगा, उसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी, ठीक है। और कम वेवलेंथ उसके पास में हाई एनर्जी, और ज्यादा वेवलेंथ उसके पास में कम एनर्जी। तो ये आप इसका इनवर्स रिलेशन लैम्डा के साथ में होता है, और डायरेक्ट रिलेशन आपका फ्रीक्वेंसी के साथ में होता है। तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये भाई, चलो हमने एक्सरे के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लिया, अब ये कैसे जनरेट होती है। तो मैंने आप लोगों को मॉडर्न का, जब हमने पहली यूनिट करी थी, तो वहां पे मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करते क्या आते हैं, हमारे पास में लाइट होती थी, और लाइट को हम इंसिडेंट करवाया करते थे, और इंसिडेंट करवाने के बाद में वहां से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होते थे। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरेज को लेकर, तो उसका उल्टा प्रोसीजर हो जाता है। यहाँ पर हम कोई मेटल रखेंगे, और मेटल के ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे। यहाँ से पिछले में हम लाइट इसके ऊपर में डालते थे, अब हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, अपनी जो भी उनकी एनर्जी होगी वहां से वो ईएम वेव जनरेट करेंगे, और वहीं से हमारे पास में एक्सरेज का निकलकर आने वाला है। और एक्सरेज की जो हमारे पास में वेवलेंथ रहने वाली है, दैट विल बी बिटवीन 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम मेरे पास में रहने वाली है। चलो भाई, अब देखते हैं उसका कैसे हम इसको जनरेट करते हैं, और क्या क्या हमारे पास में आगे चीजें ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो वेवलेंथ निकालना है वही सबसे ज्यादा आप लोग के पास में इंपॉर्टेंस रहने वाली है। देखो, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है इसके अंदर में, जैसा वहां पर भी था। तो ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन गन हो गई है भाई। ये चलो, इसका इलेक्ट्रॉन गन हमने यहाँ लगा दिया, और ये मैंने बहुत हाई वोल्टेज इसके साथ में एक सोर्स लगा दिया। ये मैंने सोर्स लगा दिया। अब यहाँ पे एक ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब लिया आप लोगों ने, इसके अंदर में ये गन है, और ये यहाँ से करेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करते हैं, मेटल लगा देते हैं। मेटल जो भी होगा, अभी उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे, क्या क्या इस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये मेटल यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इसके पीछे हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कूलेंट लगा देते हैं। भाई ये मेरे पास में कूलेंट लगा होगा, यहाँ पर हमने इसके साथ में कूलेंट लगा दिया। अब करेंगे क्या, इसके अंदर में जो भी वोल्टेज होगा इसके चारों तरफ, ये जो ट्यूब बनी होगी, इसके चारों तरफ में हम एक हाई वोल्टेज लगा देते हैं। ये मैंने वोल्टेज लगा दिया, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आगे वी से। याद रखना इसको, वी जो है इसके अक्रॉस में वोल्टेज लगाई गई है। अब देखो, जब यहां से पावर सप्लाई होगी, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, जब यहां से मैंने इसके पावर सप्लाई करी, तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, यानी कि यहाँ पर जो हमने कॉइल यूज करी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ से रिलीज करना शुरू कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इतने हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे, ये जाएंगे और जाकर क्या करेंगे, ये जो हमने मेटल यूज किया है, इस मेटल पर जाकर टकराएंगे। अब इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब भी हमारे पास में इस तरह का कोई हीटिंग होता है, तो वहां पर क्या होगा, एक कोलिजन होगा। कोलिजन होने के कारण में यहाँ पर ये जब इस मेटल से टकराएगा, टकराने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट होंगे, और जब वो एक्साइट होंगे तो यहाँ से क्या निकलने वाला है मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में रेडिएशंस निकलेंगे, ईएम वेव्स निकलेगी। क्योंकि वहां पर क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन अपना हाईली एक्सेलरेटेड रहेगा, यहाँ पर जाने के बाद में वो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्सेलेट होता है या फिर एक्सेलेट होता है, तो उसके साथ में एक वेव जो होती है वो कंबाइन हो जाती है, जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से। तो ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद में इसका डी एक्सेलेशन होगा। डी एक्सेलेशन होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से अपनी वेव्स को जनरेट कर देगा, यानी कि ई एम वेव यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। और ये ई एम वेव का कौन सा पोर्शन यहाँ से रिलीज करेगा, ये भी पॉइंट हमारे लिए ध्यान रखने वाली चीज है। यहाँ पर ई एम वेव का ये एक्सरे, एक्सरे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये हमारे पास में जनरेशन है कि कैसे हमारे पास में इसकी जनरेशन होती है एक्सरेज को लेकर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हिट करेगा, डी एक्सेलेशन होने के कारण यहाँ से वो उसकी ईएम वेव को जनरेट कर देगा, और वो हमारे पास में एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम 0.1 टू 10 एंगस्ट्रॉम वाला होगा, उस वेवलेंथ का यहाँ पर जनरेट हो जाता है। चलो भाई, अब देखो कहानी, ये तो वही बहुत तेज हमारे पास में हाईली एक्सेलेटेड होगा, तो जैसे ये टकराएगा तो ये तो भाई गर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में जो मेटल हमने यूज किया है, तो वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण हमें ये तो कुछ देर में पिघल के रह जाएगा। तो इस मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी होती है। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो मेटल आप यूज कर रहे हो, इसका क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, पहली पॉइंट तो ये होगा आपके पास में। दूसरा देखो, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखा भाई, ताकि ये अपने पास में ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को रख ले, और जल्दी ये पिघले ना, मेल्ट नहीं हो इसके साथ में। दूसरा, इसकी बात करें तो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। यानी कि अपने अंदर से हीट को जो ट्रांसफर कर दे, ताकि ये पीछे जो कूलेंट है इसके पास में चला जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर हो गया। अब तीसरा हम बात करें तो इसकी जो होनी चाहिए हाई कंडक्टिविटी, हाई
हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, हाई हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। हाई हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मैं भाई इसके ऊपर में गया और टेम्परेचर मैंने कहा कि इसके ऊपर में मैंने 2 डिग्री, इसके ऊपर में मैं 2 डिग्री इसके ऊपर में डाल दिया, तो यहां से क्या होगा, जैसे इसके अंदर में टेम्परेचर में कितना रेज आ गया, कितनी हीट इसके अंदर में मैंने डाली और इसकी टेम्परेचर में कितना रेज आ गया, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ पर हिट करूँ, इसका टेम्परेचर कम डेवलप हो जाए। तो वहां पर क्या होना चाहिए कि हाई हीट कैपेसिटी उसके पास में होनी चाहिए, यानी कि कितनी भी एनर्जी आए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अपने पास में एब्जॉर्ब कर ले, ज्यादा उसको गर्म ना करे, मेल्ट ना करे, तो उसकी हाई कैपेसिटी हमारे पास में होनी चाहिए। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल के कौन से पोर्शन में मिलती हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिनके एटॉमिक नंबर बहुत हाई होते हैं, उन्हीं के अंदर में ये प्रॉपर्टीज हमारे पास में मिलती हैं। कौन कौन सी? जिसके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, हाई हीट ट्रांसफर वेलोसिटी हो और हाई उसके पास में क्या हो, हाई एटॉमिक नंबर हो। तो ये हमारे पास में जो इस मेटल को रखना है, ताकि हमारे पास अगर ये गर्म भी हो रहा है तो जो कूलेंट है, कूलेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि ये ज्यादा गर्म ना हो, अपनी हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले। बाकी कोशिश ये रहती है कि इन्हीं चीजों से हमारा जो ये ऑपरेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल में हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके पीछे क्या करते हैं, जो कूलेंट होता है उसको ठंडा रखने के लिए हमेशा काम करता रहता है। तो ये पूरी जो थी, इस पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं, ये सारा काम किसने किया था, रोइंटजन ने किया था, तो इसी के नाम पे इनको रख दिया गया। इसको बोलते हैं रोइंटजन ट्यूब के नाम से भी आप जानते हैं, रोइंटजन ट्यूब के नाम से आप इसको जानते हैं, या फिर उसके एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और तो पूछा जाए कि एक्सरे का किसने डिस्कवर किया था, तो एक्सरे को डिस्कवर करने वाले कौन थे भाई, ये हमारे पास में रोइंटजन थे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज है। अब मैं बात करता हूँ कि कितना तरह का हमारे पास में एक्सरेज होती है और क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो, जो आगे पढ़ाने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ में वी वोल्टेज यहाँ लगाई हुई है, तो वी वोल्टेज आप लोगों ने यहाँ पे लगा दी है। तो ये देखा गया इसके अंदर में कि इसका एक ग्राफ बनाया गया, ग्राफ इन द सेंस कि ये कितनी इंटेंसिटी, यहाँ पर जो मेरे पास में जब हीट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर हीट कर रहा है, तो यहाँ से ईएम वेव जब रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे तो हर तरह के फोटोन रिलीज होंगे भाई, ठीक है ना, 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम के सारे मेरे पास में जो फोटोन है वो रिलीज होंगे। तो इसके बीच में ग्राफ बनाया गया, और ये जो ग्राफ बना था इसको हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे के नाम से, ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ के नाम से भी आप इसको जानते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो ये क्या कहता है मेरे पास में कि भाई जब रेज आएंगी, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर में ध्यान देने वो और एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसके अंदर में जो मिनिमम वेवलेंथ है उसके ऊपर में ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ग्राफ जो बनाया गया है सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में, वो बनाया गया आपका जो वेवलेंथ थी, यानी कि ये मेरे पास में लैम्डा के बीच में, और दूसरा इसकी इंटेंसिटी के बीच में, कि कौन सी वेव की कितनी इंटेंसिटी मेरे पास में रहने वाली है। तो ये भाई इंटेंसिटी यानी कि आई मेरे पास में हो गया। इस पूरे ग्राफ को जब कंसिडर किया गया तो एक पूरा ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, ध्यान से देखना इसको, ये ऐसे गया और ऐसे हमारे पास में ग्राफ निकल कर आ गया। अब इस पॉइंट पर देखना चाहोगे आप लोग, तो ये बताओ मेरे को, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर दूं, इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, तो यहां पर मेरे पास में क्या रहने वाली है, आप कहोगे कि ये मेरे पास में लैम्डा 1 हो गया, अगर वेवलेंथ मैं इसको लैम्डा 1 मान लेता हूं, और इस पॉइंट पर ये क्या हो गई है, ये मेरे पास में लैम्डा ये हो गई है, तो ये इंटेंसिटी I1 हो गई है भाई। चलो बहुत अच्छी बात। ये पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि ये मेरे पास में लैम्डा 2 हो गया है, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो थी वो मेरे पास में I2 हो गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने समझ ली। अब देखो, तीसरे पॉइंट को मैं कंसिडरेशन में लेके आ रहा हूं, और तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि आप मेरे को ये बताओ ये पॉइंट क्या है। ये आपने कहा जी ये मेरे पास में लैम्डा है, लेकिन कौन सा लैम्डा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे पीछे जो इंटेंसिटी यहां पर आई क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि जो मेरे पास में ये वो मिनिमम फोटोन होगा, ये वो मिनिमम फोटोन की वेवलेंथ होगी जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यहां पर रिलीज हो सकती है। यानी कि ये कहोगे कि ये मेरे पास में मिनिमम लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फोटोन है जो कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट रिलीज कर सकता है। तो ये आप इसको जानते हैं लैम्डा मिनिमम, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ के नाम से भी आप इसको जानेंगे। और एग्जाम के अंदर में यही पूछा जाता है कि मिनिमम वेवलेंथ आपको निकालनी है, कि जो भी मेरे पास में एक्सपेरिमेंट रहा होगा उसके अंदर से कितनी मेरे पास में जो फोटोन है उसका मिनिमम से मिनिमम मेरे पास में कितना आ सकता है। आपको सारी चीजें वैल्यूज गिवन होंगी कि मैंने यहाँ पर वी वोल्टेज पहले 1 वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट लगाया। जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। ये आपको निकालने के लिए बोलेगा इस मिनिमम वेवलेंथ को, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, जो हमारे पास में लैम्डा मिनिमम, और ये वैल्यू पूरी आप लोगों के पास में एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। और इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई वी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट इसके ऊपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एटीसी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। अब देखो, यहां पर बात करें कि मैं ये कहूं कि इस पॉइंट पर बताओ, यहां पर हमारे पास में क्या होगी, एक वेवलेंथ रही होगी, ये मैंने बोल दिया लैम्डा 3 है मेरे पास में,
ये मैंने बोल दिया ये मेरे पास में I3 हो गया भाई। क्या ये मेरे पास में ऐसा तो नहीं है कि 2 पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी मिल रही है? यहां पर भी मेरे को सेम इंटेंसिटी मिल रही है, मान लो ये एक वेवलेंथ ये है, और इस पॉइंट पर भी मेरे को सेम इंटेंसिटी मिल रही है। इसकी चीजों के बारे में आप लोगों को फिर कभी दूसरे लेक्चर के अंदर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए है उसके लिए सिर्फ ये आप लोग ध्यान रखना कि लैम्डा मिनिमम आपको कितनी निकालनी होती है, ठीक है। ये क्या रीजन रहा है कि हम रखना कि लैम्डा मिनिमम आपको कितनी निकालनी होती है, ठीक है। ये क्या रीजन रहा है कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स पर ये मिलती है, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपके लिए जो था वो फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है। ये जो वैल्यू निकल के आएंगी मेरे पास में एंगस्ट्रॉम में निकल के आएंगी। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ आप लोग, मैंने ये कहा कि मैं एक आप लोगों को ग्राफ देता हूं, ये मैंने एक ग्राफ दे दिया, आप लोग को इसकी वी पे कमेंट करना है कि कौन से का वी ज्यादा है और कौन से का मेरे पास में कम। ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ये दे दिया और दूसरा ग्राफ मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये दे दिया। ये मैंने कहा कि इसके ऊपर में मैंने V1 लगा दिया और यहाँ पर मैंने V2 लगाया हुआ, यानी कि ये वोल्टेज मैंने लगाई हुई है। तो पहला काम तो ये बताओ, जो यहाँ पर एक हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्या ये जो वेवलेंथ है वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है? इस मटेरियल पे डिपेंड किया नहीं किया, यानी कि हमारी वेवलेंथ इसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है। केवल और केवल ये किस पे डिपेंड करती है? ये हमारा V यहाँ पर कितना लगाया गया है उसी के ऊपर में डिपेंड करती है, जो हमने इसके ऊपर में वोल्टेज लगाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ रिलेट करने वाले हैं, ये ग्राफ मेरे पास में जो वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट होगी, जो फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पर जनरेट होने वाली है, वो कहीं ना कहीं V पर ही डिपेंड कर रही है। तो इस केस में बताओ मेरे को कि V1 ज्यादा या V2 ज्यादा? बिल्कुल, आप लोगों ने सही समझा होगा इसके अंदर में कि जो मेरे पास में V1 के जो मेरे पास में V1 जो है वो मच मच ग्रेटर देन V2 है। कैसे भाई? आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अगर V की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो लैम्डा वहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम मेरे पास में कम हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि V मैंने बढ़ाया 1.2 कर दिया, तो मेरे को बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी। और मैंने दूसरा वैल्यू रखा 1/1, यानी कि मेरे पास में 1 वैल्यू इसकी आ जाएगी जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिसकी वैल्यू मेरे पास में डिनोमिनेटर में ज्यादा है और इसकी इसकी ज्यादा है मेरे पास में, तो इसका क्या आ रहा है, लैम्डा कम आ रहा है। इसका मेरे पास में क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करके आ रहा है, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ कौन से में है, इसकी ज्यादा इसकी मिनिमम वेवलेंथ है या इसकी मिनिमम वेवलेंथ है? अगर दोनों को कंपेयर करें, ये मान लो 5 है, ये मेरे पास में मान लो 3 है, तो कौन सी कम होगी भाई मेरे पास में? ये कम होगी। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? जो वेवलेंथ किसी की कम आ रही है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई? जिसका वोल्टेज हमने ज्यादा लगाया हुआ है उसका मेरे पास में क्या आ रहा है, वेवलेंथ मिनिमम ज्यादा आ रहा है। तो यहां से आप इसका कंक्लूड ये कर सकते हैं V1 जो मैंने लगाया हुआ है, यानी कि ये V1 यहां पर लगाया होगा, तो ये ग्रेटर देन है V2 के। तो आप इससे कंक्लूड और कर सकते हैं चीज कि अगर हमने वोल्टेज जो यहां पर लगाते हैं वो हमने ज्यादा कर दी है, तो हमारी वेवलेंथ जो है मिनिमम पीछे की साइड में खिसकती चली जाएगी और ये इस तरह से पीछे की साइड में आती चली जाएगी। कभी नेगेटिव ये नहीं जाने वाली, इसके अंदर वेवलेंथ हमेशा हमारे पास में क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाले। तो ये कुछ कहानियां थी इसके बारे में जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये मैंने पढ़ा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस जो स्पेक्ट्रा है एक्सरे का वो पढ़ा है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं स्पेक्ट्रा आप लोगों से अभी बात करना चाह रहा हूँ, दूसरा जो कंटिन्यूअस एक्सरेज जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इतने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले लो इसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन कहाँ से आई है 124/V, इसके ऊपर में ज्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप लोग इसके अंदर में ध्यान रख लो भाई। चलो अब देखो, अब ये तो आप लोगों ने ग्राफ बना दिया, अब इसको क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, और बहुत अच्छे से इसको गौर से समझने की कोशिश करी और इसको माइन्यूट तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो अब देखो कहानी क्या आती है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके एक्सरे के बारे में बात करेंगे, इधर वाला मिटा देते हैं, अब इसका कोई हमारे पास में ज्यादा यूज नहीं रहने वाला है। चलो जी, हो गया भाई इसके अंदर में। अब देखो इसके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका एक्सरे था वो देखा गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में देखा गया। तो कुछ ग्राफ इस तरह का मिला, ये मेरे पास में सेम ग्राफ वही बनेगा, किस किस के बीच में बनाना भाई मेरे को, ये बनेगा हमारे पास में जो लैम्डा रहेगा वो, और इधर रहने वाली मेरे पास में इंटेंसिटी, ये मेरे पास में इंटेंसिटी यहां पर रख दी। अब यहां से ग्राफ जो शुरू होगा, ये ग्राफ ऐसे चला और ऐसे दो पीक ऐसे आती हैं, ये आ गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर दो पीक आएंगी, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, और ये ग्राफ फिर बाद में ऐसा कैसा होता चला जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में सींग होगा भाई, ठीक है ना। तो ये जो सींग आए हैं इसके ऊपर में, तो ये कहां से आ गए आखिरकार? हमारा ग्राफ जो नॉर्मल चल रहा था वो तो कुछ इस तरह का बन रहा था भाई, यहाँ पर इस पॉइंट पर बिल्कुल ऐसे सिंपल का सिंपल बना हुआ था। लेकिन जब इसको माइन्यूटली इसके अंदर में देखा गया तो एक कंक्लूड निकाला गया भाई, ये मेरे पास में क्या रहने वाली है, लैम्डा मिनिमम
जिसका फॉर्मूला हमारे पास में वही रहेगा जो हमने पीछे पढ़ा है, सेम फॉर्मूला मेरे पास में वही रहने वाला है इसका भी। चलो अब देखो, अब ये आया क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा एटम की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एटम क्या कहता है हमारे पास में, कि उसके अंदर में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, इस तरह से आगे आप लोगों ने देखा होगा, केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ी होंगी, स्कूल टाइम के अंदर में भी आप लोगों ने चीजों के बारे में डिस्कस किया होगा, उसी को मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा कि ये मेरे पास में एक एटम है जिसके अंदर में न्यूक्लियस है, और बाहर इसकी तरफ में क्या लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर में रहेगा, ये जो के सेल है उसके अंदर में रहता है। यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा चीजें आगे दिखाना। चलो भाई, दूसरी इसके अंदर में सेल में बात करूं, तीसरी ये के सेल होगी, ये एल सेल हो गई है। एल सेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए मेरे पास में। अब देखो, तो पिछला जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें क्या किया गया था कि से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन गन थी, ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे और इस मेटल के ऊपर में जाकर हिट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हिट करेंगे, मान लो यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में जाकर हिट कर रहे हैं, तो 100 के 100 तो इसको भाई फोटोन के अंदर में कन्वर्ट करेंगे नहीं, यानी कि जितने भी वेव है उसके अंदर में ईएम वेव में तो जनरेट करेंगे नहीं। हो सकता है कि इसके अंदर में केवल एक ही ऐसा रहा हो जिसने इसको क्या कर दिया हो, हमारे पास में इस ईएम वेव बनाने में इसने हेल्प कर दी। तो अब बात करें कि एक वहां से निकल गया तो बचे कितने, 999 बच गए, 999 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो एनर्जी यहां पर इनके पास में रही होगी, ये कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करनी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर यहां पर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा और यहां से आ रहा होगा, तो यहां से आने के बाद में ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा जोर से और इसके वाले को हिट करेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये वाला ऊपर हुआ, ये मेरे पास में जो के सेल है इसके अंदर में जाएगा और इसको हिट करेगा, और इसकी स्पीड इतनी होगी कि इसको यहां से लेकर बाहर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन था, जो 999 में से कोई इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो आएगा, इस एटम को हिट करेगा, हिट करने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और यहाँ से निकालकर लेके चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगी, मेरे पास में एक वैकेंसी जनरेट हो गई है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी जनरेट हो गई है, यानी कि हम बात करें कि एक होल जनरेट हो गया। अब होल जनरेट हो गया तो क्या करेगा ये, तो इसको तो अंदर वाली सेल को तो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए ना, जो भी न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके पास में स्टेबिलिटी आ जाए। तो क्या करेगा ये, बाहर जो एल के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर देगा। क्योंकि हमारे पास में ये हायर एनर्जी के अंदर में रखे हुए, हमने बात करी थी जब एटम के हमने चैप्टर पढ़ा था, ये मेरे पास में हायर एनर्जी पे है, ये हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आ रहा है। तो क्या करेगा, यहां से अपने पास में एक रे जो है, यानी कि एक हमारे पास में ईएम वेव और जनरेट कर देगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे पास में ये वेवलेंथ की यहां पर जनरेट करेगा, तो ये पर्टिकुलर कुछ हमारे पास में स्पेक्ट्रम होते हैं जहां पर हमारे पास में ये वेवलेंथ पर्टिकुलर ज्यादा अमाउंट में मिलती है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है, पहला तो इसने क्या किया, इसको हिट कर दिया, तो हिट करने से एक तो वेवलेंथ इसने जनरेट करवा दी वही, दूसरा जो बच गए यहां पर वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में लेकर चलेंगे। तो जो एल सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो चाहेगा कि मैं नीचे की साइड में चला जाऊं, ये उसको कैप्चर कर रहेगा अपने पास में। क्यों, क्योंकि उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके नीचे की साइड में इसके पास पे आ जाएगा। अब जब नीचे आ रहा है तो ये अगर मान लो मेरे पास में 10, इसका अगर मान लो -10 जूल पर है, और यहां पर मान लो इसकी मेरे पास में ये मान लो -20 जूल पे है, कोई अज्यूम किया मैंने, ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं उठाया मैंने यहाँ पर। तो ये मेरे पास में लोअर एनर्जी पे, ये मेरे पास में हायर एनर्जी पे है, तो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आएगा। तो लोअर एनर्जी पर आ रहा है तो मेरे पास में कितनी एनर्जी इसके अंदर में यूज करेगा, ये 10 जूल करेगा। तो 10 जूल जब यहां से रिलीज होगी तो ये अपने आप में एक फोटोन जनरेट कर देगी, फोटोन का मतलब एक लाइट जनरेट कर देगी, और ये वही लाइट होगी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही होगी। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हर फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक तो ये वेवलेंथ वाला मान लो λ1 है, वो मेरे पास में है, ये λ1 मान लेते हैं, और ये λ2 मान लेते हैं, यहाँ पर भी इसको मान लो λ1 है, और दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो इसने बोल दिया λ2 और रिलीज हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए जिन्होंने क्या किया, अपनी के सेल से नीचे की साइड में आए,
तो दो अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर उन्होंने जनरेट कर दी, दो वेवलेंथ अलग अलग जनरेट करी। तो यहाँ से पूरा लैम्डा से इंफिनिटी तक की जितनी भी मेरे पास में थी, लैम्डा 1 से लेके मान लो लैम्डा 10 तक की, यहाँ से वेवलेंथ जनरेट हो गई थी। तो सबसे ज्यादा किसकी मिलेंगी आपको, लैम्डा 1 का जो इंटेंसिटी होगा यहाँ से भी मिला, दूसरा ये जब ऊपर से नीचे आया वहां पर भी आप लोगों को मिला, दूसरा जो मेरे पास में लैम्डा 2 वाला है यहां से भी मिला, जब इलेक्ट्रॉन यहां से हिट करके निकालेगा ईएम को वहां से भी मिलेगा लैम्डा 2, और यहां से भी मेरे पास में मिल रहा है, यानी कि दो मेरे को लैम्डा 2 मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग दो पीक बन गए, कि यहाँ पर पीक बन गया और एक दूसरा यहाँ पर पीक बन गया। अब ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनको ज्यादा डेप्थ में आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूँ, कि जब भी हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमारे सेल पड़ी थी, ये मेरे पास में के सेल है, ये एल सेल है, और ये मेरे पास में एम सेल है, इस तरह से हम उसकी बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा अगर यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एल से यहां पर आ रहा है, ये मेरे पास में बोल दिया, तो मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास में के सेल का अल्फा ट्रांजिशन हुआ। यहां से अगर एम से इस पॉइंट पर आ रहा है तो हम कहते हैं कि के से बीटा ट्रांजिशन हुआ। ओके, यहां पर अगर ये बात करें इसके अंदर में, तो एल से जब मेरे पास में आ रहा है तो एल से आप बोलोगे कि ये मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में, सॉरी इसके अंदर में यहां पर ये मेरे पास में आ रहा है तो हम कहेंगे एल अल्फा हो गया इसके अंदर में, और यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की साइड में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि एल बीटा इसके अंदर में ट्रांजिशन हो गया। तो ये मेरे पास में ट्रांजिशन होते हैं, किस तरह से आप लोग को जो ट्रांजिशन दिखाए जाते हैं, एल एल ट्रांजिशन हो गया, एल अल्फा ट्रांजिशन हो गया, तो ये सारे इसके अंदर में ट्रांजिशन होते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं, एल अल्फा हो गया, बी अल्फा हो गया, इन पर्टिकुलर सेल से हमारे पास में किस तरह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम इन ग्राफ के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग को इसके अंदर में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आप लोग को ये समझाने के लिए किया है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर दो वेवलेंथ के ऊपर में इतना पीक क्यों आ रहा है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं उसका रीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि जब हमने इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हीट किए तो पहला तो उस इलेक्ट्रॉन ने जाकर हीट किया, जिसमें से 100 में से एक यहाँ पर यूटिलाइज हो गया और उसने ये ईएम वेव बना दी। ईएम वेव बनने के बाद में इसकी इंटेंसिटी मान लो मेरे पास में जो लैम्डा 1 थी, लैम्डा 1 की मान लो 1 थी, और लैम्डा 2 था उसका मेरे पास में 2 इंटेंसिटी मान लिया, लैम्डा 3 थी उसकी मेरे पास में 4 मान लो, लैम्डा 4 थी उसकी मेरे पास में मान लो आप 1 मान लो दोबारा से, या फिर 2 मान लो, ये मेरे पास में थी इंटेंसिटी। ये तो हो गया यहां से केस। फिर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए 999, वो क्या करेंगे, इस एटम को दोबारा हिट करेंगे, और हिट करने के बाद में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो जो एल सेल के अंदर में है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, जो भी मैंने एल अल्फा और के अल्फा वगैरह के बारे में बात करी। तो ये कहां से आएगा, एल से के अंदर में आ रहा है, तो एल से के अंदर में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये के अल्फा ट्रांजिशन हुआ इसके अंदर में। तो के अल्फा ट्रांजिशन होने के कारण में ये इस पॉइंट पर आएगा। जब ये नीचे आ रहा है तो अपनी एक वेवलेंथ जनरेट करेगा, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो वेवलेंथ इसने जनरेट करी वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उसने जनरेट कर दी। तो लैम्डा 1 की जब यहां से आ रहा होगा तो हम मान लेते हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो रहने वाली है 5। दूसरा जब ये इलेक्ट्रॉन जो दूसरा फोटोन यहां से जनरेट हो रहा होगा उसकी हम वेवलेंथ मान लेते हैं, वेवलेंथ जो लैम्डा 2 रहेगा उसकी इंटेंसिटी में मान लेता हूं 6 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में 6 हो गया, ये मेरे पास में 8 हो गया, ये मेरे पास में 4 हो गया, ये मेरे पास में 2 हो गया। तो दो ऐसे पॉइंट इसके अंदर में आप लोगों को मिले हैं जहां पर इसका वेवलेंथ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर में एक पीक डाल रहा है। तो इसीलिए हमने बोला था कि हमने जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी कि बहुत माइन्यूट लेवल पर चेक किया तो हमें ये दो इसके अंदर में दिखाई दिए। बस यही आप लोगों को इसके अंदर में स्टडी करना था, ज्यादा इसके अंदर में आपको डेप्थ में नहीं जाना। कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आप लोगों को एक ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा लैम्डा मिनिमम के बारे में बात करेगा, और लैम्डा मिनिमम का आप लोगों को फॉर्मूला पता है 12400 डिवाइडेड बाई वी, और वी मेरे पास में क्या रहने वाला है, ये मेरे पास में वोल्टेज रहने वाली है कि हमने उसके ऊपर में कितनी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की। चलो भाई, तो ये था पूरी एक्सरे की कहानी। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट इसके अंदर में कुछ टॉपिक्स होंगे जो हमारे पास में न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस ग्राफ से आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि एक्सरे जो होता है उसके अंदर में हर मटेरियल के ऊपर में ये जो पीक है ना, ये एक दूसरी चीज आप इसके अंदर में ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हर मटेरियल के अंदर में ये पीक जो है ना अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे। तो यहाँ से भी हमें पता लगता है कि हम किस मटेरियल के लिए कौन सी कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर में। तो हर मटेरियल के लिए पीक अलग पॉइंट पर मिलेंगे, पहला चीज आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। दूसरा आप लोगों ने बोला होगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो पीक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसके अंदर में दो पीक क्यों मिलती है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करी है। तीसरा आप लोगों ने बात करी होगी कि भाई इसके अंदर में जो अलग अलग टाइप की पीक आ रही है, पहले छोटी आ रही है फिर बड़ी आ रही है, वो क्यों आ रही है इसके अंदर में, और ये के सेल और आपको एल सेल के बारे में मैंने बात करी, वो चीजें आप लोग इसके अंदर में ध्यान रख सकते हैं। क्यों आया,
यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाएगा तो यहाँ से इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन कर कर नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एक्सरे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को सीट मिल जाएगी, उसके अंदर में प्रैक्टिस सीट है उसके अंदर में मिल जाएगी, वहां पर आप लोग इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। जिसने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक नंबर हमारा है जो कि अभी केवल टेलीग्राम पर चल रहा है, उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे प्रोसीजर है, जहां पर मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसके आप देख सकते हैं 9416878402। यहाँ पर टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इस पर मैसेज ड्रॉप करके क्या प्रोसीजर है उसको आप जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जिसके अंदर में हम बात करेंगे मोसले लॉ और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ।